हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, क्या आप तारीख में 100 साल पीछे चलना चाहेंगे? ये वो वक्त था जब बर्रे सगीर का बंटवारा नहीं हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया दो अलहदा मुल्क नहीं बने थे। 1920s में इंडिया में आवाज वाली फिल्म्स बनने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ना तो इन लोगों के पास साउंड प्रूफ स्टेजेस होते थे और ना ही ऐसी टेक्निक्स थी जिनके जरिए किसी फिल्म में आवाज लेकर आई जाए। इन्हीं दिनों इंडिया के शहर बॉम्बे में, जिसको आज मुंबई कहा जाता है, यहाँ एक आदमी रहता था। नाम था आर्दशीर ईरानी। ये आदमी एक डायरेक्टर, राइटर और एक्टर था। 1925 में आर्दशीर ईरानी ने एक फिल्म कंपनी बनाई, इंपीरियल फिल्म्स। उस वक्त इंडिया में इसका बहुत नाम हो गया था। लेकिन दोस्तों, ये आदमी चाहता था कि ये इंडियन सिनेमा में जिद्दत लेकर आए, कुछ ऐसा करे जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को तब्दील कर रख दे। और फिर आर्दशीर के जहन में एक आइडिया आया। दोस्तों, 1929 में आर्दशीर ईरानी ने मुंबई की एक थिएटर में एक इंग्लिश फिल्म देखी। फिल्म का नाम शो बोट था। ये फिल्म बहुत मुख्तलिफ थी क्योंकि इस फिल्म में आवाज थी। आर्दशीर ईरानी ने जब ये फिल्म देखी तो इसके जहन में भी आया कि मुझे भी इंडिया में एक आवाज वाली फिल्म बनानी चाहिए। मसला ये था कि इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, लेकिन ये मसला भी हल हो गया। हुआ ये कि कुछ अरसे बाद आर्दशीर ईरानी एक लॉटरी जीत गया। 14,000 रुपए की लॉटरी। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन आर्दशीर ईरानी ने फैसला किया कि ये लॉटरी के ये 14,000 रुपए इंडिया की पहली आवाज वाली फिल्म बनाने में लगा देगा। ये फिल्म इस आदमी का जुनून बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म बनाना आसान नहीं था। आर्दशीर ईरानी ने उन दिनों एक स्टेज प्ले देखा था। इस प्ले को एक आदमी जोसेफ डेविड ने लिखा था। आर्दशीर ईरानी को ये प्ले इतना पसंद आया कि इसने इसी प्ले की कहानी पर वो फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। जोसेफ डेविड भी इस बात के लिए मान गया और यूं इन्होंने इस फिल्म का नाम आलम आरा रख दिया। ये 1930-31 की बात है। ये कहानी एक बादशाह कुमारपुर और इसकी दो बीवियों के गिर्द घूमती थी। बहरहाल इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। आर्दशीर ईरानी ने इस प्रोजेक्ट को एक सीक्रेट रखा था, यानी बहुत कम लोगों को पता था कि इंडिया में एक आवाज वाली फिल्म बन रही है। इस फिल्म का बजट 40,000 रुपए रखा गया। ये उस वक्त काफी बड़ी रकम थी। आज के हिसाब से पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 4 करोड़ रुपए। आर्दशीर ईरानी ने अपनी लॉटरी की जीती हुई रकम और अपनी जमा पूंजी इस फिल्म को बनाने में लगा दी थी। दोस्तों, जिस स्टूडियो में ये फिल्म बननी थी वो स्टूडियो मुंबई के एक रेलवे ट्रैक के साथ बना हुआ था। दिन को यहाँ ट्रेन वगैरह का शोर होता था और इसीलिए ये फिल्म रात को शूट की जाती थी ताकि ट्रेन की आवाज से बचा जा सके। आर्दशीर ईरानी ने साउंड रिकॉर्डिंग के बेसिक्स एक अमेरिकन एक्सपर्ट विल्फोर्ड डेमिंग से हासिल किए थे। ये आदमी इंडिया आया था ताकि इस फिल्म की साउंड रिकॉर्डिंग पर काम कर सके। इसको हर दिन के 100 रुपए दिए जाते थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये फिल्म रात को शूट होती थी, रात 1 बजे से 4 बजे के दरमियान। इस फिल्म की कास्टिंग भी खुद आर्दशीर ईरानी ने की थी। दोस्तों, उस वक्त की सबसे बड़ी इंडियन फीमेल एक्टर का नाम सुलोचाना था, लेकिन क्योंकि इंडियन फिल्म्स में आवाज तो होती ही नहीं थी, ये औरत फिल्म्स में कुछ बोलती ही नहीं थी, इसीलिए आम लोगों को पता ही नहीं था कि ये औरत असल में इराक से थी। इसका असल नाम रूबी था और तभी इसकी उर्दू या हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी। अब इस फिल्म में तो आवाज होनी थी, डायलॉग्स होने थे, तो आर्दशीर ईरानी को कोई ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जिसकी उर्दू और हिंदी बहुत अच्छी हो, और तभी इसने एक एक्ट्रेस जुबैदा को इस फिल्म के टाइटल रोल में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में मशहूर एक्टर पृथ्वीराज कपूर भी शामिल था। दोस्तों, इस फिल्म का हीरो पहले तो एक मशहूर एक्टर महबूब खान बन रहा था, लेकिन आर्दशीर ईरानी ने फैसला किया कि हीरो के लिए एक ऐसे एक्टर को कास्ट किया जाए जो इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा एक्टर हो, और तभी इसने मास्टर विट्ठल को इस फिल्म का हीरो बना दिया। मास्टर विट्ठल उस वक्त इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टंट स्टार था। ये आदमी भी ये रोल हासिल करना चाहता था। ये इंडिया की पहली आवाज वाली फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन यहाँ एक मसला था। इस आदमी ने उस वक्त एक और फिल्म साइन की रखी थी, लेकिन मास्टर विट्ठल ने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और आर्दशीर ईरानी की ये फिल्म आलम आरा साइन कर ली। दोस्तों, उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसी बात पर मास्टर विट्ठल के खिलाफ
अदालत में केस दायर कर दिया और तभी उस वक्त के मशहूर तरीन वकीलों में से एक कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस कहानी में शामिल हो गए। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिंकन्स इन से पढ़कर बैरिस्टर बने थे। जब ये वापस बॉम्बे पहुंचे तो ये उस वक्त बॉम्बे के वाहिद मुसलमान बैरिस्टर थे। कायदे-आज़म ने 1897 में अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू की थी। दोस्तों, तभी मास्टर विठल ने उस वक्त के मशहूर तरीन वकील कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिक्वेस्ट की कि वो इसके लिए ये केस लड़ें। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये केस कामयाबी से लड़ा। अगर ये ना होते तो आलम आरा फिल्म का हीरो मास्टर विठल इस फिल्म में काम ही ना कर पाता। बहरहाल, जब ये फिल्म बन रही थी तो मास्टर विठल पर तनकीद होना शुरू हो गई क्योंकि ये अपने डायलॉग्स ठीक से बोल नहीं पा रहा था। असल में उस वक्त इंडियन एक्टर्स को डायलॉग्स बोलने की प्रैक्टिस ही नहीं थी क्योंकि फिल्म्स में आवाज ही नहीं होती थी। बहरहाल, इसीलिए इस फिल्म की कहानी चेंज कर दी गई। मास्टर विठल अब अपने सीन्स में बोलता ही नहीं था, ये चुपचाप खड़ा रहता था। दोस्तों, आलम आरा 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। 2 घंटे लंबी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लोगों ने इस फिल्म के गानों को, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस को बहुत पसंद किया। इस फिल्म के मुतालिक कहा गया कि स्क्रीन पर मुर्दे जिंदा हो गए हैं, आओ उनको आकर देख लो। यानी एक्टर्स फाइनली किसी फिल्म में बोलना शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों ने इस फिल्म की साउंड रिकॉर्डिंग पर तनकीद की थी, लेकिन ये इंडिया की पहली आवाज वाली फिल्म थी, इस पर ज्यादा तनकीद बनती नहीं थी। इस फिल्म का आज ना तो कोई प्रिंट मौजूद है और ना ही कोई ग्रामोफोन रिकॉर्ड। ये 100 साल पहले की बात है। बस इस फिल्म के स्टिल्स और पोस्टर्स वगैरह जो बनाए गए थे वही अब रह गए हैं। आलम आरा को इंडिया की तारीख की सबसे इम्पोर्टेंट तरीन फिल्म्स में से एक माना जाता है, वो फिल्म जो तारीख में कहीं गुम हो गई। दोस्तों, इस फिल्म का मास्टरमाइंड जिस आदमी ने ये फिल्म बनाई यानी आर्दशिर ईरानी, इसने अपनी जिंदगी में 158 फिल्म्स बनाई थी। इसकी आखिरी फिल्म का नाम पुजारी था जो 1945 में रिलीज हुई थी। उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के हालात मुख्तलिफ हो चुके थे, सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा हो रहा था और तभी इन हालात को देखते हुए आर्दशिर ईरानी ने फैसला किया कि ये फिल्म्स बनाना छोड़ देगा। अगले 24 साल तक यानी अपनी मौत तक इस आदमी ने फिर कोई फिल्म नहीं बनाई। इसकी मौत 1969 में हुई थी। ये उस वक्त 82 साल का था। इसको आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तारीख के अहम तरीन लोगों में से एक माना जाता है।